एक आखिरी टिप्पणी के लिए अधीर रोल जी आपके पास, जिस देश के अंदर मंदिर में जाके राष्ट्रपति का अपमान हो जाए और राष्ट्रपति इसके ऊपर ना बोले, तो यानी कि हर व्यक्ति चुप है आज की डेट में। जिस बात को हिमांशु उठा रहे थे कि सोशल इंजीनियरिंग में सबको चुप करा दिया गया है, एक मैकेनिकल नट एंड बोल्ट में कन्वर्ट करा दिया गया है कि आप इंसान हैं ही नहीं हैं, आप सिर्फ एक मैकेनिकल पार्ट हैं, ये आपका रोल है, इसके आगे कुछ नहीं है। ये स्थितियां भारत की सभ्यता में रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, लेकिन ये सभ्यता के विनाश की शुरुआत है और कुछ भी नहीं है। ये माफियाकरण तो उसका एक प्रारंभिक चरण है और उसके बाद जो चरण आएंगे वो संपूर्ण विनाश के होंगे, सभ्यताओं के विनाश के होंगे। अधीर रोहल साहब, आखिरी टिप्पणी आप। दिनेश जी, आपकी थोड़ी सी बातों से मैं विनम्रता से ये कहना चाहूंगा कि सभ्यता का विनाश कभी नहीं किया जा सकता, परंपराओं का विनाश कभी नहीं किया जा सकता। जो ये सारी चीजें हैं क्षणिक है, कुछ समय के लिए हैं, कभी ना कभी ये चीजें सामने आती हैं और आज एक्सपोज हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे आपने मौजूदा राष्ट्रपति का जिक्र किया, इससे पहले कोविंद साहब थे, तो कोविंद साहब के साथ क्या हुआ था, और मुझे समझ नहीं आता कि उसके बाद भी अगर देश के वो नागरिक, हालांकि मैं इन चीजों को नहीं मानता हूं कि जो असमानता के आधार पर, छुआछूत के आधार पर या मजहब के नाम पर इधर उधर बांटे गए हैं, लेकिन फिर भी अगर सत्ता राष्ट्रपति के पद पर कहीं ना कहीं से ऐसे व्यक्तियों को लेकर आती है जहां वो अपना हित देखती है, लेकिन उसके पीछे जो खड़े लोग हैं, अब जो द्रौपदी मुर्मू जी को वहां पर देखना पड़ा, सारी चीजें, भले ही वहां के जो मठाधीश हैं इन मंदिरों के मठाधीशों पे एक जिक्र और करना चाहूंगा दिनेश जी, कि पिछले काफी समय से आपदाएं आ रही हैं, तो वो आपदाएं धार्मिक स्थलों पे क्यों ज्यादा है? अगर इन मठाधीशों में इतनी ताकत होती तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रुकता, लेकिन वो चीजें नहीं रुक रही हैं। आप केदारनाथ से लेकर देख लीजिए, कहीं भी बड़ी आपदाएं कहां पर हैं, वो सारी परिस्थितियां, क्योंकि वहां पर बाजारीकरण हर चीज का कर दिया गया, और जब बाजारीकरण वहां का हुआ, जहां बाजारवाद वहां पर आया, और बाजारवाद के अंदर सबसे बड़ा जो बेचने वाला था वो एक जाति विशेष का आ गया, तो वो सारी चीजें आप देख लीजिए कि वहां पर हुआ क्या है। हमारे हिमाचल में यही है, आप किसी भी धर्म स्थल पर जाइए, कि अब उज्जैन जाएंगे, अब वहां पर भी मंदिर जाने की फीस है। अरे भाई, क्या कर रहे हो आप यार? आप, मान लेता हूं, चलिए भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बहुत बड़ी पैरोकार है, तो भाई मंदिरों में जो हिंदू नागरिकों के लिए या आपके जहां पर जाते हैं लोग, वहां पर आप फीस लगा रहे हो, वो पैसा कहां जा रहा है? वहां की जो मंदिर कमेटियां हैं, हालांकि वो सरकार के अधीन है बड़े बड़े मंदिरों की, लेकिन जो उसका ऑडिट है वो पता नहीं चलता। तो जो आपका सवाल है कि सारी चीजें घुमा फिरा के सत्ता ने वहीं पर खड़ी कर दी है, और जो हिमांशु भाई ने जिक्र किया कि जो सोशल इंजीनियरिंग है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग के रास्ते पर है। वो सबसे पहले एक दिखाएगी कि ये सब, हम सब बराबर हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो दलितों को साथ लेगी, और राज्यवार क्या छोड़िए, उत्तर प्रदेश और बिहार में तो अनिल जी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हर 3-4 जिलों के बाद अलग अलग जातियों का प्रभुत्व है, उसमें कुर्मी है, उसमें कायस्थ हैं, 10 चीजें हैं उसमें, तो उन जातियों के साथ गठजोड़ करेंगे, लेकिन आखिर में ले देकर वो जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है, वो पूरे देश में आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही बारीकी से पूरे देश में फैलाया जा रहा है। अभी आप महाराष्ट्र देखिएगा, अगर मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अब आने वाले समय में 8-9 महीनों में कोई एक और राजनीति कर सकती है, जो आप जहां आप रहते हैं, कि अब सत्ता लायक नंबर तो उनके पास आ गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कोई और राजनीति, और जिससे अभी हिमांशु भाई ने जिक्र किया, कोई सोशल इंजीनियरिंग या सांप्रदायिकता के आधार पर दोबारा से बांटने की कोशिश करेंगे। तो अब इस देश की जातियों को, चाहे किसी भी जाति से है, मैं खुद मानता हूं कि अब ब्राह्मणों में बहुत लोग गरीब नहीं है, राजपूतों में बहुत लोग गरीब हैं, तो सारी जो चीजें हैं, उन शोषितों और उन गरीबों को जो हर जाति में हैं, उन लोगों को अपना भला देखना पड़ेगा, चाहे वो ब्राह्मणों में है, चाहे वो राजपूतों में है, या किसी भी जात में है, या किसी बिरादरी में है, कि आपका भला कहां पर है।
जो आपके साथ वादे किए जाते हैं वो किस तरह पूरे किए गए हैं, और पिछले 9 बरस में जो आपको एक सुनहरा चांद दिखाया गया था कि वो सुबह कभी तो आएगी, लेकिन वो सुबह क्या, उस सुबह की एक हल्की सी भी पौ फटती हुई इस देश ने नहीं देखी है। उल्टा इस देश के हर वर्ग, हर नागरिक के ऊपर और ज्यादा वजन डाला गया है। लेकिन आने वाला समय, जो आपने कहा कि सभ्यता भी वैसी ही रहेगी, इस देश की सभ्यता को छूने की किसी की हिम्मत नहीं है। कोई बड़े से बड़ा विदेशी आक्रमणकारी आ जाए या इस देश के अंदर बैठे हुए इस देश को तोड़ने की कोशिश करने वाले आ जाएं, इस देश की सभ्यता, इस देश की संस्कृति, इस देश के सद्भाव को कोई छू नहीं पाएगा। जी, सही बात कही आपने। और दरअसल बीजेपी और आरएसएस दोनों एक सौदागर की तरह काम कर रहे हैं इस देश में, और देखा जाए तो देश को बेचने में लगे हैं या फिर कुछ लोगों को खरीदने में लगे हैं। भारत मध्यकालीन युग में चला गया है जहां लोगों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी, और आज की डेट में फिर वही दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, घोटालेबाज हो, ये सब बीजेपी के मित्र हैं। मंत्री पद पाते हैं, उप मुख्यमंत्री पद पाते हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर केंद्र में भी बन जाते हैं। तो ऐसे में आम नागरिक कहां जाएगा, उसका क्या ठौर ठिकाना होगा, कहां उसके लिए कोई सम्मानजनक स्थान मिलेगा इस देश में? कहीं नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ लूंगा आपसे आज्ञा। दर्शक मित्रों, हिमांशु अभी निकले हैं। हिमांशु जी, अनिल जी, अदीर साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े। दर्शक मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।